लखनऊ गए, जब हम वहाँ उनके आवास पर पहुँचे तो अखिलेश यादव ने यहाँ से रमारमन जी और उस समय के जो डीएम थे वो दोनों बुला रखे थे। पूरा मसला पूरे 1.5-2 घंटे बैठ करके डिस्कस हुआ कि भाई ये जो सरकार है ये डायलॉग करने के लिए ही तैयार नहीं है, सबसे बड़ी मुश्किल ये है। और इतना बड़ा आंदोलन ये है तो ऐसा तो है नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस आंदोलन के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें इसकी पूरी जानकारी है। जो लोग आपके साथ विपक्ष में बैठे हुए हैं, जब वो सत्ता में थे तब वो लोग बातें नहीं कर रहे थे, सेम यही उनकी परेशानी थी। इसका मतलब जब भी जो पार्टी सत्ता में आएगी वो इन मांगों को इस तरीके से पूरा नहीं करना चाहेगी। ग्रेटर नोएडा में 60 दिनों तक चलने वाले किसान आंदोलन को प्राधिकरण ने एक लॉलीपॉप देकर समाप्त कराया। 15 दिन बाद फिर से इस आंदोलन को दोबारा शुरू करने की योजना बन रही है। किसान सभा के अनुसार मंगलवार को किसान प्राधिकरण के पास एक बार पुनः धरने पर बैठने जा रहे हैं। इस धरने के पीछे, इस पूरे आंदोलन के पीछे जो शख्स रीढ़ की हड्डी की तरह खड़ा है, उनका नाम है रुपेश कुमार वर्मा। आज हम इस पूरे परिचर्चा में ये समझने की कोशिश करेंगे कि रुपेश कुमार वर्मा कौन है, इस आंदोलन के साथ उनकी क्या क्या मांगे हैं और आखिर ये आंदोलन पहले क्यों स्थगित हुआ और अब स्थगित हुआ तो फिर से क्यों शुरू हो रहा है। क्या ये सिर्फ राजनीति में चेहरा बनाने की कोशिश है या फिर वाकई किसानों के साथ कुछ समस्याएं हैं जिनको ये सरकार, ये प्राधिकरण, ये प्रशासन मानने को तैयार नहीं। स्वागत है रुपेश जी आपका। नमस्कार। रुपेश जी, मैं पहले ये समझना चाहूंगा कि आप हैं कौन। अचानक से आप ग्रेटर नोएडा और इसके आसपास के लोगों को एक नाम दिखने लगा है, डॉक्टर रुपेश वर्मा। तो सबसे पहले लोगों को ये बताइए कि आप हैं कौन, क्या परिचय है। मेरा नाम डॉक्टर रुपेश वर्मा है। मेरा गांव यहीं ग्रेटर नोएडा में बादलपुर के सामने जीटी रोड पर साधुपुर है और मैंने विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। वहीं पर मैं छात्र राजनीति में जुड़ा, छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा। वहाँ पर हमने कई सारे किसानों के छात्रों के मुद्दों को लेकर के आंदोलन किए, जिसमें फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन था। उस ज़माने में एक अंबानी बिरला कमेटी की रिपोर्ट आई थी हायर एजुकेशन के बारे में, उसके खिलाफ हमने आंदोलन किया। एक बार लाठीचार्ज हम लोगों के ऊपर हुआ था विश्वविद्यालय में। रमेश भंडारी उस वक्त गवर्नर हुआ करते थे, तो हम वहाँ काफ़ी एक्टिव रहे और जो डेमोक्रेटिक आंदोलन है उसके साथ जुड़े। और एक रिजर्वेशन की पॉलिसी को विश्वविद्यालय में लागू कराने में हम लोगों ने कई आंदोलन किए और इस तरीके से हमने अपने आंदोलन की शुरू में छात्रों के साथ जुड़कर के आंदोलन किया और उसके बाद फिर किसानों के साथ हमने आंदोलन किया। और सबसे पहले हमने किसानों का आंदोलन यहाँ ग्रेटर नोएडा में, जब हम लोगों की ज़मीन एक्वायर होने लगी 2007 में, तो मुआवजे को लेकर के किया। उस वक़्त मुआवजा 339 रुपये हुआ करता था। हमने डिमांड की और 1 साल आंदोलन चला। उसको जोड़ने में हम लोगों की ज़्यादा भूमिका थी और 850 रुपये उस वक़्त हुए। फिर उसके अगले ही साल 2008 में बहन जी की सरकार थी और हमने बादलपुर में आंदोलन किया और उसमें हमने पॉलिसी रखी कि जो हमारे किसानों की ज़मीनें हैं उसका एक हिस्सा डेवलप करके हमें मिले। तो शुरुआत हमने उसकी की कि भाई एक्विजिशन आप बिना मतलब, बिना मास्टर प्लान के साधुपुर बादलपुर में कर रहे हैं, नाजायज़ है। और ये बहन जी की कोठी के अगल बगल आप ब्यूटिफिकेशन के लिए हमारी ज़मीनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ से हमने शुरू किया। आंदोलन काफ़ी मशहूर हुआ। उस समय सेंटर में कांग्रेस की पार्टी हुआ करती, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो दिग्विजय सिंह यहाँ के प्रभारी थे, रीता जोशी यहाँ के अध्यक्ष थीं। तो विपक्ष की पार्टियों ने बादलपुर की वजह से, चूँकि वो बहन जी का गाँव था, काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लिया। आंदोलन बड़ा लंबा चला, 1 साल हमने आंदोलन चलाया। कई मुकदमे भी मेरे खिलाफ हुए और लेकिन वो आंदोलन सफल हुआ। हमारी बातचीत हुई और बादलपुर गांव के प्रभावित किसानों को 25% ज़मीन उन्होंने विकसित करके देने का हमसे समझौता किया और वो 76वीं और 75वीं बोर्ड बैठक में उसके प्रस्ताव भी पास हुए।
फिर अगले ही साल, चूँकि ये केवल बादलपुर के संबंध में तो लागू कर दिया, लेकिन पूरे इलाके के संबंध में लागू नहीं किया। स्पेशल समझौता वो बादलपुर तक सीमित रह गया। तो हमने फिर आंदोलन किया आबादी को लेकर के, और पूरे इलाके को हमने इसी तरह जोड़ा जिस तरह अभी हमने जोड़ा। उसमें हमने पूरा संयुक्त मोर्चा बनाया, तमाम जितने गांव थे सबको इकट्ठा किया, बजेड़ा तक के लोगों को हमने इकट्ठा किया। और उसमें हमने एक पॉलिसी 2010 में, 2 मई 2010 में, जो अभी हमारे चेयरमैन है मनोज कुमार सिंह, ये उस वक्त CEO बन करके आए थे, और जैसा भी रवि कुमार NG को इन्होंने भेजा है, इसी तरह उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने कई CEO आंदोलन के दबाव में चेंज किए, और आखिर में मनोज कुमार सिंह को इस मैंडेट के साथ भेजा कि आप किसान आंदोलन में समझौता करें। मनोज कुमार सिंह आए, हमारे साथ समझौता हुआ, काफ़ी लंबी बातचीत हुई। मेरे पास आज भी उसकी कटिंग है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो वो हमारी रात में 2 बजे तक बातचीत हुई, और 3000 मीटर प्रति परिवार की एक पॉलिसी बनी, जिसमें लगभग 2192 प्रकरण आज तक उसमें पास हुए हैं, और वो दसियों हज़ार करोड़ से ज़्यादा की ज़मीनें किसानों को वापस मिली हैं पॉलिसी के लेवल पे। तो हमने जो हस्तक्षेप किए, वो चाहे बादलपुर में किए, चाहे फिर उसके बाद आबादी आंदोलन में किए, वो पॉलिसी लेवल के हस्तक्षेप हमने किए हैं। हमने किसी एक व्यक्ति की या किसी खास गांव की बात उस तरीके से नहीं रखी, और पॉलिसी इंटरवेंशन के बारे में सोचना शुरू किया। इसी सिलसिले में हमने साइमल्टेनियसली ये बात पहचान ली थी, आंदोलन में हमारी ये समझ विकसित हो गई थी कि जो हमारा एक्विजिशन का प्रोसेस है, वो पुराने जो 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून है, उसके माध्यम से वो प्रोसेस है, और उसमें बड़ी कम गुंजाइश थी कि किसानों को रिलीफ मिले या किसानों की बात सुनी जाए, और उस ज़माने में उस समय तक रिलीफ मिलता भी नहीं था। इसके बावजूद भी नहीं मिलता था कि अर्जेंसी क्लॉज ये लोग धारा 17 का इस्तेमाल नाजायज़ तौर पर करते थे। ये फिर जब रिलीफ मिला तो ये 2011 की बात है, लेकिन उसी वक्त हमने इसके खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दिया था, प्रदर्शन शुरू कर दिया था, और 20 नवंबर 2009 को यहाँ से 80 बस हमने इकट्ठी की, पूरे क्षेत्र में जहाँ कहीं भी ज़मीनों के अधिग्रहण हो रहे थे, चाहे गाजियाबाद में हो रहे थे, चाहे बजेड़ा में हो रहे थे, चाहे हमारे यहाँ हो रहे थे, चाहे ये आपका यमुना एक्सप्रेस वे है इसमें हो रहे थे, सबको इकट्ठा किया और जंतर मंतर पर जा कर के उसका प्रदर्शन किया। और फिर हम लगातार कंटिन्यूअसली कम से कम 12-15 बार राहुल गांधी से मिले। उस समय जो ग्रामीण विकास मंत्री होते थे रघुवंश प्रसाद सिंह, उनसे मिले। फिर एक सुमित्रा महाजन होती थी जो उस स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी, उनसे मिले। तो बहुत एडवोकेसी का, प्रदर्शन करने का बहुत काफ़ी काम हमने नए कानून के R&R के प्रोविजंस को लागू करने के संबंध में किया। तो इसी सिलसिले में फिर हमने एक बड़ा आंदोलन किया हाईटेक सिटी में 2012 से लेकर के और 13 में पूरे 1 साल वो आंदोलन चला। और वो हिंदुस्तान में पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें किसी प्राइवेट बिल्डर से हमने एक समझौता किया, और उस समझौते में हमने ये तय किया कि जिन किसानों की ज़मीनें आपने खरीद ली हैं पहले, और तब तक ये कानून भी लागू नहीं हुआ था, नया वाला कानून ये लागू हुआ 1 जनवरी 2014 से, और रजिस्ट्री से उनकी ज़मीनें ली गई थी। लेकिन R&R के प्रोविज़न की मांग हम लगातार करते रहे, और उसके नतीजा ये निकला कि 8% ज़मीन वहाँ किसानों को मिली, और भूमिहीनों का हमने मुद्दा साथ में लिया। 70 गज का प्लाट वहाँ भूमिहीनों को मिला। बहुत बड़ा एक कामयाबी थी इस सिलसिले में कि प्राइवेट बिल्डर के यहाँ भी हम उसे लागू कराने में सफल रहे, क्योंकि हाईटेक का इलाका भी काफ़ी बड़ा इलाका, 18 गांव उसमें प्रभावित हैं, और वो आज भी इस बात को मानते हैं कि भाई ये आंदोलन अपने आप में एक अनोखा आंदोलन था। हम भी मानते हैं, क्योंकि वो एक अलग किस्म की वहाँ खरीद थी और एक अलग किस्म की वहाँ पर मांग थी। तो इसी सिलसिले में हमारे आंदोलन आगे बढ़ते रहे। अभी ये जो हमारा रिसेंट आंदोलन है जिसमें हम 10%, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है, बाकी मुद्दे हैं। मैं इस आंदोलन पे रोकूंगा आपको, इससे पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से आप जो हैं 2007 से लगातार किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, और आपने पहले भी कमेटियां बनवाई हैं और कुछ मांगे मनवाई हैं। तो फिर ये जो आज आप मांग लेके बैठे हैं, ये कौन सी मांग है? क्या जो इतने साल से आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं तब से ये मांग पूरी नहीं हुई या उठाई नहीं गई, या फिर यहाँ पर एक ट्रेंड बन गया है आप लोगों का कि बार बार आप कुछ मांगे पुरानी अपनी पूरी करवाते हैं और फिर एक नई मांग के साथ आ जाते हैं? नहीं, जो हमने पुराने आंदोलन किए हैं उनमें जो आबादी आंदोलन है वो पूरी तरह कामयाब रहा। ऐसे ही जो हाईटेक वाले आंदोलन का मैंने जिक्र किया वो भी कामयाब रहा।
बादलपुर का भी कामयाब रहा, मुआवजे का भी कामयाब रहा। तो ये सारे आंदोलन कामयाब रहे हैं। और 10% का जो मामला है ये अलग से है, इसको लेकर के हमने कोई आंदोलन उस वक्त नहीं किया। ये जो पतवाड़ी में अधिग्रहण रद्द हुआ था उसकी बैकग्राउंड में 10% की डिमांड आई है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपको चीज़ें मिलती जा रही हैं आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। नहीं, हाँ। ऐसा नहीं है। आबादियों का तो सिलसिला इस वजह से शुरू हुआ कि हमारी आबादियों का नाजायज अधिग्रहण हुआ था। और पुराने कानून के खिलाफ भी हमने कैंपेन इसलिए शुरू किया कि उसमें बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हम लोगों के साथ हुआ। हमारी जो खेती की ज़मीन थी वो तो ले ही ली गई, लेकिन हमारी आबादियाँ भी ले ली गई। इस वजह से वो हमें शुरू करना पड़ा, इसी वजह से हमारी समझ बनी। तो ये जो अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा था, कम कीमत का सवाल हो चाहे आबादियों के अधिग्रहण का सवाल हो, तो वो अन्याय की बैकग्राउंड में ही हमने आंदोलन शुरू किए हैं। 10% की डिमांड तो ये आप ये समझिए कि 97 में उसमें हम लोग नहीं थे, हम तो छोटे रहे उस वक्त, ना हमें पता था इस बात का, लेकिन हमारे ग्रेटर नोएडा के लोगों ने आंदोलन किया था। और उस आंदोलन में एक समझौता हुआ था जिसमें 10% ज़मीन विकसित करके प्राधिकरण ने देनी तय की, जिसको प्राधिकरण ने बाद में ये कह करके 5% कर दिया कि इसमें आधी ज़मीन तो डेवलपमेंट में खर्च हो जाएगी। तो 5% का नियम उन्होंने आगे बना दिया और फिर उसको आगे बढ़ा करके 97 में कर दिया 6% हमारे अथॉरिटी में, 5% रहने दिया नोएडा में और 7% फिर कर दिया यमुना एक्सप्रेस वे में। तो ये जब पतवाड़ी अधिग्रहण रद्द हुआ, पतवाड़ी का समझौता हुआ, तो पतवाड़ी के समझौते में 8% का समझौता हुआ किसानों के साथ और 64% मुआवजे का समझौता हुआ किसानों के साथ। उस समझौते को हाई कोर्ट ने अप्रूव किया, उसमें मुआवजा तो 64% ही किया हाई कोर्ट ने गजराज सिंह एंड अदर्स के मामले में, लेकिन जो ज़मीन थी वो 8 से बढ़ा करके कर दी 10%। और उसमें ये कह दिया गया कि जो नॉन पिटिशनर हैं उनको भी प्राधिकरण ये दे सकता है, उसके डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया। तो इन्होंने क्या किया कि उसी वक्त एक कमेटी बनाई ठाकुर जयवीर सिंह की अध्यक्षता में, जो हाई पावर कमेटी का कॉन्सेप्ट निकलता वो यहाँ से निकलता। तो इन्होंने कहा कि एक हम कमेटी बनाते हैं और वो कमेटी इसकी बैकग्राउंड में, पतवाड़ी के समझौते की बैकग्राउंड में और गजराज सिंह के फैसले की बैकग्राउंड में ये फैसला करेंगे। तो उस वक्त फिर इसने ये फैसला लिया कमेटी ने कि हम 64% जो सभी किसानों को देंगे, और इसने जो उसका दूसरा हिस्सा था 10% वाला वो ऐसे ही छोड़ दिया। कमेटी ने तो कहा 10 भी दो 64 भी दो, लेकिन प्राधिकरण ने उस कमेटी की एक सिफारिश मान ली 64% वाली। और फिर 2016 में फिर से हम लोगों ने एक आंदोलन किया, उसमें दबाव बनाया। उस दबाव में 2016 में जब यहाँ दीपक अग्रवाल CEO हुआ करते थे, उन्होंने हमारे इस प्रस्ताव को पास करवाया बोर्ड बैठक से, 104वीं बोर्ड बैठक में, और इसको भिजवा दिया लखनऊ के लिए। और लखनऊ ये उसी साल रद्द कर दिया गया, इसका अनुमोदन करने के बजाय अखिलेश सरकार ने इसको रद्द कर दिया। लेकिन हम इनके ऊपर प्रेशर बनाते रहे, ये हमें बताते रहे कि हमने भेज रखा और अभी शासन से प्रस्ताव जो इसका अनुमोदन होकर का आया नहीं। इस बीच इन्होंने हमारी कई गांवों में 10% ज़मीनें भी प्लाट देने के लिए चिन्हित कर दी और ये चिट्ठी भेजते रहे 2020 तक। तो हमें इस बात का पता ही नहीं चला कि ये तो 2016 में ही रद्द हो गया। 2020 तक भी हम यही समझते रहे कि चिट्ठियां जा रही हैं और जब भी जो भी देरी है वो शासन के स्तर पर है। ये 2021 में जाके हमें पता चला कि ये तो जो पहले ही 2016 में ही रद्द हो गया। और जैसे ही हमें पता चला उसी समय महामारी आ गई। महामारी आने के बाद हमारा आंदोलन इंटरप्ट रहा और अब हमने इसको फिर जनवरी महीने में, और सबसे पहली जो हमने प्रदर्शन किया वो 7 फरवरी को किया, और हमने इसको फिर जोर शोर से इन चीज़ों को उठाया। और इसी बीच इन्होंने इसी दौरान 21 और 22 के दौरान और 20 के दौरान 3 सालों में नरेंद्र भूषण के कार्यकाल में इन्होंने हमारा 120 मीटर के न्यूनतम साइज के प्लॉट को भी डाइल्यूट कर दिया, 17.5% के कोटे को भी डाइल्यूट कर दिया। और एक हमारे जियो जो था हमारे पास था, वो बाद में हमें पता चला कि ऐसा जियो मायावती सरकार ने भेजा था, तो वो हमारे पास बहुत पहले से, लेकिन उसका बारीकी से हमने अध्ययन नहीं किया। तो उसमें एक क्लॉज रोजगार को लेकर के थी, तो उसको अभी हमने प्रेस किया कि भाई जब ऑलरेडी जियो सरकार की ओर से है और वो इफेक्ट में है तो उसे आप अडॉप्ट करो, और एक पॉलिसी रोजगार को लेकर के यहाँ बननी चाहिए इस जियो के रेफरेंस में। और जो एक डिमांड थी जो बहुत दिन से चली आ रही थी, उसको जब भी हम लोग प्रदर्शन करते थे तो हम अपने ज्ञापन में हमेशा उठाते रहे थे, लेकिन उसे ढंग से हम प्रेस नहीं कर सके थे कभी भी। लेकिन अब की बार हमने उसको बड़ी सीरियस तरीके से प्रेस किया है, वो है नए कानून के हिसाब से खरीदों के रेट
और नए कानून के हिसाब से जो प्रभावित परिवार हैं उनको फायदे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो पतवाड़ी समझौते में किसानों के साथ हुई थी, वो हुआ था भूमिहीनों के लिए 40 वर्ग के मीटर के प्लॉट का फैसला, उसको भी इन्होंने लागू नहीं किया। तो ये मसले जो हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला तो 10% का है, जिसमें ठाकुर जयवीर सिंह की कमेटी की सिफारिशें पहले से मौजूद हैं। एक रोजगार का मसला जिसमें 3 सितंबर 2010 का शासनादेश पहले से मौजूद है। एक मसला है नए कानून को लागू करने का, वो ऑलरेडी इफेक्ट में है। 2012 से इन्होंने कि रेट कम देने पड़े हैं तो हमारे सर्किल रेट नहीं बढ़ाए हैं। एक जो उसमें प्रोविजन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना मुआवजा देना पड़ेगा, तो इन्होंने इसी मकसद से हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें ख़त्म करा दी, जिससे कि शहरी क्षेत्र का ही 2 गुना देना पड़े। और जब शहरी क्षेत्र में ले आए तो शहरी क्षेत्र का जो सर्कल रेट है उसे हमारे यहाँ बढ़ाया नहीं, अपने जो इन्होंने अलॉटमेंट के रेट हैं वो बढ़ाते रहे और हमारे रेट वहीं इन्होंने फ्रीज कर दिए 2012 में। अब आप सोचो 8 और 3 जो 11 साल से हमारे सर्किल रेट नहीं बढ़े। अभी सुनपुरा गांव में इन्होंने 3500 में ज़मीनें ली हैं हमारी, और सुनपुरा गांव में जो अलॉटमेंट हुई है एक फैक्ट्री को बोली पे, वो 72,000 रुपये में हुई है। 24 गुने का फ़र्क है खरीद के रेट में और बेचने के रेट में। मैं रोकूंगा आपको। देखिए, ये जब आप लोग बात कहते हैं बार बार कि हमसे 2 रुपये पे ज़मीन ली है और बेच रहे हैं 25 रुपये पे, तो ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का एक अंतर हमेशा रहेगा। आप अपने अधिकार की तो बात करेंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो 72,000 रुपये बेच रहे हैं तो हमको उसके सापेक्ष मुआवजा दिया जाए। तो इसमें ऐसा था कि अथॉरिटीज़ की जो स्थापना हुई थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के डेवलपमेंट के पर्पज से हुई थी, तो वो पर्पज तो अब इनका नहीं रहा, अब तो कमर्शियल पर्पज है। जब इनका कमर्शियल पर्पज है तो हमें इस बात की बिल्कुल भी लिहाज नहीं है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कभी भी होता है तो वो कमर्शियल पर्पज से ही होता है। इंडस्ट्री कोई नो प्रॉफिट नो लॉस पे तो चलती नहीं है। इनके यहाँ पहले पॉलिसी प्राधिकरण की रही कि हम जो है जमीनों को बेचेंगे, लेकिन प्राधिकरण चलाने के लिए भी तो उन्हें पैसा चाहिए। हमारा मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि रेशो के हिसाब से देखोगे तो कभी भी ये रेशो नहीं रहा 24 गुने। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि पहले मायावती की सरकार रही, फिर अखिलेश यादव की सरकार आई, अब योगी आदित्यनाथ हैं आपके मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के, तो सरकारें बदल रही हैं, समस्या सेम है। आज जो लोग आपके साथ विपक्ष में बैठे हुए हैं, जब वो सत्ता में थे तब वो लोग बातें नहीं कर रहे थे, सेम यही उनकी परेशानी थी। इसका मतलब जब भी जो पार्टी सत्ता में आएगी वो इन मांगों को इस तरीके से पूरा नहीं करना चाहेगी। तो ये जो आंदोलन है, ये क्या रस्साकशी है आप लोगों की दोनों की कि आओ खेलें? इसमें ऐसा है कि जब मायावती की सरकार थी तो हमारी बात सुन ली जाती थी, संघर्ष तो करना पड़ता था, लड़ाई भी करनी पड़ती थी, जेल भी जाते थे, मुकदमे भी होते थे, तो कहीं ना कहीं सरकार फिर समाधान की तरफ बढ़ती थी और समाधान करती भी थी। अखिलेश सरकार का मैं एक आपको बहुत अच्छा उदाहरण दूं कि 2015 में कुछ गरीब लोगों को एक व्यक्ति ने फ्रॉड करके और LMC में कब्जा दे दिया सोरखा गाँव, उनका नाम था धर्मपाल सिंह। तो वो हमसे जुड़े हुए थे, हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, काफ़ी गरीब लोग थे, प्रवासी मजदूर थे और बड़ी मेहनत की कमाई से उन्होंने वो प्लाट खरीदे थे। उन्होंने हमें खबर की साहब पुलिस आई है और हमारे मकान तोड़ रही है। वो रह रहे थे वहाँ बच्चों सहित, और उन्हें इतना भी मौका पुलिस ने नहीं दिया कि उनको सामान भी निकालना है। वो हमने वहाँ पहुँचे, हमने हस्तक्षेप किया, वहाँ हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। उस समय SP थे दिनेश यादव, SP सिटी थे नोएडा के। फिर हम लोगों को ले गए गिरफ्तार करके सेक्टर 49 आपके जो है नोएडा में, वहाँ मुझे बंद कर दिया। हमारे लोग पहुँचे पीछे से, तो उन्हें लगा कि शायद थाने पे लोग हमला करने आ गए हैं, लेकिन वो आए थे प्रदर्शन करने। फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कई लोगों की हड्डियाँ टूट गई, कई के हाथ टूट गए, और बहरहाल वो हाईलाइट हुआ। वो खुद SP वहाँ आए, उन्होंने आकर के फिर पुलिस वालों की तरफ से माफ़ी मांगी हम लोगों से। हमने भी काफ़ी खरी खोटी पुलिस के बारे में उनको सुनाई। तो उसके बाद फिर हमारा तय हुआ, उसी समय तय हुआ कि भाई अखिलेश यादव के साथ इस मसले पर हमारी मुलाकात तय हो गई। हम लखनऊ गए, जब हम वहाँ उनके आवास पर पहुँचे तो अखिलेश यादव ने यहाँ से रमा रमन जी और उस समय के जो DM थे वो दोनों बुला रखे थे। पूरा मसला पूरे 1.5-2 घंटे बैठ करके डिस्कस हुआ। भाई ये डूब क्षेत्र है, डूब क्षेत्र में फला आदमी है, इस फला आदमी ने अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री वो दिखा दी जो पहले ही अथॉरिटी ने एक बार कर ली थी, और इस आदमी ने इस
लोगों को 55 लोग थे, वो 55 घर थे, और इनको नाजायज़ तौर पर एलएमसी की ज़मीन में ये बता करके कब्जा दे दिया कि ये मेरा ही खसरा। तो फिर ये बात आइडेंटिफाई हमने पहले ही कर ली थी कि उसके पास अपना खसरा भी था जो डूब क्षेत्र में था। तो हमने कहा जी हमें अब आप जो है ये काम करो, क्योंकि इसे पैसा मिल गया और इसने रजिस्ट्री करा दी गलत नंबर की, और इसका अपना नंबर डूब क्षेत्र में है, तो इसने अपने नंबर पे तो कब्जा दिया नहीं, इसने एलएमसी में कब्जा दे दिया। तो अब न्याय की बात तो ये है कि इसके नंबर पर हमें कब्जा मिलना चाहिए। उसने उसी समय उन्हें आदेश किया, बोला इसके तो खिलाफ करो FIR फ्रॉड की। 150 FIR हुई, पूरे 1.5 साल वो जेल रहा, और उसका जो खसरा नंबर था उस पर 55 घरों को जितने जितने साइज के उनके प्लाट थे उन्हें उसी समय कब्जा मिला अगले 10 दिन में, और आज भी वो वहाँ पे बसे हुए हैं, उनके घर बने हुए हैं, और डूब क्षेत्र होने के बावजूद ये आदेश दिए गए, अन्यथा डूब क्षेत्र में घर बनाने की इजाज़त कानूनन नहीं है। तो हमें महसूस हुआ कि भाई कहीं ना कहीं सरकार ने एक संवेदनशीलता गरीबों के प्रति दिखाई, और उसमें इस बात की भी परवाह नहीं की कि इसमें नियम और कानून इस बात के खिलाफ जाते हैं। अभी जो सरकार है ये डायलॉग करने के लिए ही तैयार नहीं है, सबसे बड़ी मुश्किल ये है। और इतना बड़ा आंदोलन ये है, तो ऐसा तो है नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस आंदोलन के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें इसकी पूरी जानकारी है। तो जब उन्हें पूरी जानकारी है तो उनको इस बारे में स्पष्ट निर्देश या तो किसी मंत्री को दें, या कोई कमेटी बनाए, या किसी अधिकारी को दें। मायावती ने दिया था मनोज कुमार सिंह को मैंडेट, भाई आप जाओ और आबादी के मसले को हल करो। उन्होंने आकर हल भी किया, और हम बड़े संतुष्ट भी हैं कि हमारी ज़्यादातर आबादियां बच गई, जो छूट गई हैं तो नियमावली हमारी बन गई, और नियमावली के तहत वो बाकी आबादियां भी छूट जाएंगी। लेकिन इन्होंने इस बारे में अभी तक भी कोई कॉन्क्रीट, कोई ठोस कदम आज तक नहीं उठाया, जबकि आप देख रहे हो कि 6 महीने गुजर गए और बहुत तेज आंदोलन हमारा चला है। महिलाएं भी इसमें जुटी रही हैं, लाठीचार्ज भी इसमें हुआ, हाईलाइट भी बहुत हुआ है, आप लोगों ने भी इसको काफ़ी छापा है। तो अभी भी हम संघर्ष के मोड में हमें जाना पड़ रहा है। क्या इस समय सरकार इसलिए आपसे डायलॉग नहीं कर रही है, और पिछली सरकारें आपसे इसलिए डायलॉग कर रही थी कि उस समय उन सरकारों ने सारी दोनों प्राधिकरणों की ज़मीनों को ग्रुप हाउसिंग या बिल्डर्स को बेच दिया था। अब वो सैचुरेशन पॉइंट पर आ गया है कि बिल्डर्स को बेचने की गुंजाइश नहीं रही है, प्राधिकरणों के पास ज़मीनों का लैंड बैंक नहीं है, तो अब किसान से बात करने की भी आवश्यकता है। क्या ये भी एक कारण है? बिल्कुल, ये बात तो मायावती के दौर की तो एकदम सही है, क्योंकि बहन जी ने उस वक्त बड़े अलॉटमेंट किए थे एक्सटेंशन में, और बड़ी बड़ी मोटी रिश्वतें खा करके किए थे। उस वक्त 10,500 में ही ज़मीनें दी थी, और जैसी हमें जानकारी उस वक्त हुई थी कि वो पूरा जो एक्सटेंशन का इलाका है वो आज भी मेरे पास कागज़ है, ढूंढूंगा तो मिल जाएगा, तो वो जो है उसके लिए चिन्हित था इंडस्ट्री के लिए। तो इन्होंने रातों रात उसका इंडस्ट्रियल यूज से उसको रेजिडेंशियल यूज में बदला, और ग्रुप हाउसिंग के लिए मोटी रिश्वतें खा कर का अलॉटमेंट हुए। ये मुद्दा हमने ज़ोर शोर से उठाया। उस समय ये सौम्य श्रीवास्तव दादरी के SDM हुआ करते थे, और जो सुपर टेक रोटी कपड़ा मकान है, यहाँ हमने प्रदर्शन करके 199 लोगों ने गिरफ्तारी दी थी 29 अप्रैल 2010 को, लाठीचार्ज भी हुआ था। तो सरकार कहीं ना कहीं इस बात के दबाव में थी कि ये किसान जो इसको इंटरप्ट करेंगे तो जो बिल्डरों की हमने अलॉटमेंट की है, जो वहाँ से पैसा हमारे पास आना, इस चीज़ का बड़ा तगड़ा दबाव इनके ऊपर था। तो कहीं ना कहीं इस बात की भूमिका थी कि भाई हमारे अलॉटमेंट में कोई दिक्कत ना आए, जो किसान मांग रहे हैं इन्हें दे दिया जाए। नहीं, लेकिन ये बात जो अभी बैरागी जी ने कही है, इसका मतलब ये है कि जब तक पैसे कमाने और भ्रष्टाचार का साधन खुला हुआ था, सरकारें आपसे बात कर रही थी। जैसा आपने कहा कि डूब क्षेत्र की जमीन नियम के विरुद्ध जाके दे दी गई। अब सरकार नियम से काम करना चाह रही है, इसलिए शायद उनके पास गुंजाइश नहीं है कि वो बातें करें। ऐसा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो अलॉटमेंट हुए थे वो बहन जी की सरकार कर करके चली गई थी। अखिलेश के पास भी कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी नए अलॉटमेंट की। तो जो डूब क्षेत्र वाला मसला मैंने आपके उदाहरण के सामने रखा, तो वो शुद्ध रूप से सेंसिटिविटी वाली मसला मुझे उसमें दिखा कि उसमें संवेदनशीलता दिखी। अखिलेश सरकार तो अलॉटेड बिल्डर्स को अलॉटेड स्कीमों में शामिल हो गई थी। मेरा मतलब पैमाने से है, क्योंकि जिस स्केल पर मायावती जी के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, वो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप देखो ना 2009 में आखिरी एक्विजिशन हुआ, 2009 के बाद एक्विजिशन है ही नहीं। और ये जो आपने बात तो करार नियमावली पर चला ना,
नियमावली पर चला, हमें मिल गई ज़मीन है, हमारा तय हो गया कि भाई आबादी की ज़मीन आपको वापस करेंगे, इस नियम से करेंगे, इस लिमिट तक करेंगे। तो ये तो बहन जी की सरकार 2012 तक रही और 2012 में ये चीज़ तय हो गई। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ एक्विजिशन हुए थे, आप यदि हैबतपुर है, तिगरी है, बिसरख है, आपका खैरपुर है, पतवाड़ी है, ये जितने भी गांव हैं पूरे एक्सटेंशन के। अच्छा ये बताइए रुपेश जी कि अभी पिछले दिनों हमारी अपनी अथॉरिटियों की बात करें, जो इस जनपद में तीनों बहुत ह्यूज अथॉरिटी है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस, इन तीनों अथॉरिटियों ने सरकार के निर्देश पर विदेशों में जाकर रोड शो की निवेश आमंत्रित करने के लिए। इनको टारगेट्स भी मिले हुए हैं कि आप 60,000 करोड़ लाएंगे, आप 45,000 करोड़ लाएंगे, आप इतना लाएंगे। निवेश लाने का एक ही साधन है कि आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, ज़मीन पर ही निवेश आता है। तो इसका मतलब अथॉरिटी के पास ज़मीन थी, ये तो माना जाना चाहिए जी। और अथॉरिटी आपसे कह रही है कि किसानों को देने के लिए हमारे पास ज़मीन नहीं है। जी। जो 10% के प्लॉट देने हैं, उनकी लीज बैक करनी है, उनके आबादी के मसले निपटाने हैं, उसके लिए ज़मीन नहीं। इस दोनों बातों में जो अंतर है ये क्या है? देखो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। नोएडा वालों से कहा जाता है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। नोएडा की वस्तु स्थिति क्या है कि वो आप ज़्यादा जानते होंगे, हमें तो यही खबर है कि वहाँ ज़मीन की कमी है। लेकिन जहाँ तक ग्रेटर नोएडा का सवाल है, तो वहाँ आबादी की ज़मीन हमारे कब्जे में है, उनकी लीज बैक केवल होनी है। उसके अलावा जो ये आपका 10% का मसला, तो यहाँ हमारे पास ज़मीनें हैं। कभी इन्होंने हमसे नहीं कहा ग्रेटर नोएडा में कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। नहीं, ये अभी जो ऋतु माहेश्वरी सीओ रहकर गई हैं, उनसे और अन्य अधिकारियों से मेरी व्यक्तिगत बात हुई है। वो कहते हैं ज़मीन नहीं है किसानों को। तो ये तो गलत बयानी है ग्रेटर नोएडा के रेफरेंस में, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में तो 300 हेक्टेयर ज़मीन तो सादोपुर बादलपुर की अनयूज्ड पड़ी है। 4% प्लाट सबको दिया। क्या ये अधिकारियों को पता ही नहीं है? पता है, तुसियाना में प्लॉट काट दिए भूमाफिया ने और प्राधिकरण को पता ही नहीं है कि वो जमीन हमारी है। पता है, उन्हें सब जानकारी है और जो भी चीज़ें हो रही हैं इन्हीं की जानकारी में हो रही हैं। अच्छा, और ये बात चूंकि आई नहीं है अभी तक, लेकिन हमारे दिमाग में ये बात है कि यदि ये मुद्दा उठाते हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, तो हमारे पास ये जानकारी है कि आपके पास ज़मीन है, कितनी है, कहाँ है। अच्छा, अब मुद्दे पे आते हैं वापस। जी। आपने 60 दिन तक आंदोलन किया, आप जेल में रहे और लगातार इस बात को लेकर बातें चलती रहीं कि भाई इस आंदोलन को समाप्त किया जाए, आपकी मांगें मानी जाएंगी। फिर ये हाई पावर कमेटी की बात आ गई। पहले क्षेत्रीय विधायक एक प्रपोजल लेके आए, फिर क्षेत्रीय सांसद एक प्रपोजल लेके आए, तो फिर आनन फानन में आप लोगों ने हामी भर दी। ये जो हाई पावर कमेटी का प्रपोजल था, ये था कैसे, इसको आपने स्वीकार कैसे किया या आप लाए कैसे इसको, ये क्या है कहानी? कहानी ये है कि जब हमने पहला आंदोलन किया वो 7 फरवरी में किया, दूसरा आंदोलन 7 मार्च में किया, तीसरा 14 मार्च को किया, चौथा हमने 23 मार्च को किया, पांचवा हमने 25 अप्रैल से लगातार 61 दिन तक हमने आंदोलन चलाया, जिसमें 6 जून को हमारी गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के दिन तक हमारी सीओ के साथ 3 दौर की वार्ता रही, चेयरमैन के साथ 1 दौर की वार्ता रही और एसीओ के साथ भी 2-3 दौर की वार्ता रही। 1 दौर की वार्ता सीपी मैडम के साथ रही और 1 दौर की वार्ता डीएम के साथ रही। यहाँ जितने भी अधिकारी थे सबके साथ हमारी वार्ता हुई थी। एक बात हमें लगातार समझ में आ रही थी कि जो छोटे मसले थे, जैसे आबादी की लीज बैक करना था या आबादियों की सुनवाई करनी थी या प्लाटों के कंस्ट्रक्शन पेनल्टी थी या और 1-2 छोटे जो मसले थे, उन पे प्राधिकरण राजी था और ये कह रहा था कि हम कार्रवाई करने को तैयार हैं। लेकिन जो असल मसला था 10% प्लाट का या 120 मीटर के न्यूनतम प्लाट का या 17.5% का या रोजगार का या फिर 40 मीटर के भूमिहीनों के प्लाट का, उस पर प्राधिकरण 6 जून तक कतई भी गंभीर नहीं था और कभी भी मैडम ने ये नहीं कहा कि मैं इन मसलों को हल करूंगी या उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मसले तुम्हारे ठीक हैं या गलत हैं। उनके साथ केवल वार्ता होती रही और वो केवल एक बात कहती रही कि इन मसलों में मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं केवल इन मसलों को शासन को रेफर कर सकती हूँ।
उस पर हमने स्टैंड ले लिया था कि भाई शासन को तो आपने बहुत सारी चीज़ें रेफर कर रखी हैं और वो पड़ी रहती हैं सालों साल, उनका कोई नतीजा हमारे सामने नहीं आता। एक बार आपने रेफर किया था तो 2016 में ही वो ख़त्म हो गया था और उसका हमें 5 साल बाद संज्ञान में आया कि भाई ये तो 2016 में ही ख़त्म हो गया। तो हमें इस बात पर हम कतई भी यकीन नहीं करते, ना इस हम रूट पर जाना चाहते। और इसी दौरान जब गिरफ्तारी हो गई, लाठीचार्ज हो गया, आंदोलन आगे बढ़ा, तो पहली बार अचानक से जेल में विधायक जी के कुछ लोग हमारे पास गए और वो एक ड्राफ्ट भी लेकर के गए और जो हमारे लोग बाहर थे उनके साथ उन्होंने वार्ता करी थी अधिकारियों के साथ। हमारे लोगों ने जाकर के हमें अवगत कराया कि इस तरीके से वार्ता हुई है और वहाँ पर अधिकारियों में ये सहमति बनी है कि भाई इसे एक अधिकारी नहीं कर सकता, इसमें एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए। और ये प्रपोजल किसका था? आप लोगों का है या प्राधिकरण का है? ये हमारा प्रपोजल नहीं था। ये प्रपोजल जितनी हमें जानकारी है वो मैडम जो सीपी मैडम है उन्होंने रखा था और इस पर प्राधिकरण के अधिकारी तैयार थे एकदम से, और यही प्रपोजल हमारे पास लेकर के जेल में गए थे विधायक की ओर से। हाँ, ये प्रपोजल लागू कैसे होगा, इसमें कौन कौन से मुद्दे कवर होंगे, ये डिफाइन नहीं था। तो इसको डिफाइन करने में 11 तारीख से 24 तारीख आ गई और उसमें 10 से भी ज़्यादा बार करेक्शन मैंने खुद अपने हाथ से किए कि इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें टाइमलाइन नहीं है, इसको जब तक ऑथराइज नहीं करेंगे तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। और ये इनकी मंशा ये है कि भाई मंत्री को बिठा देंगे, चेयरमैन को बिठा देंगे या सीईओ को बिठा देंगे, एक लूज सी बात इनके साथ कर ली जाएगी। तो वो हमारी चीज़ समझ में आ रही थी पुराने अनुभवों के आधार पर। तो इसलिए हम इस बात को लेकर के एडामेंट थे। हम इस बात से तो एकदम राजी थे कि हाई पावर कमेटी बने, क्योंकि पीछे जब भी यमुना में समाधान निकला 64% का तो वो हाई पावर कमेटी बनी थी अखिलेश सरकार में और राजेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में। ऐसे ही जब 64% ग्रेटर नोएडा में लागू हुआ था गजराज सिंह के आदेश के बाद, तो यहाँ भी जयवीर सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसने दोनों सिफारिशें दी थी, एक सिफारिश लागू हुई थी। तो हम इस बात से बहुत खुश थे कि ये रूट सही है और इस रूट पर सीरियस तरीके से यदि आगे बढ़ा जाता तो इसका समाधान निकल जाए। और इस कमेटी में खास बात ये भी थी कि इसमें हमने प्रेस किया था कि हमारे प्रतिनिधि भी होंगे, जनप्रतिनिधि भी होंगे, अफसर भी होंगे, मंत्री भी होंगे। ये सवाल अब बीच में आता है, आपने जो बातें कही, ये 11 तारीख से लेके 24 तारीख तक आपके साथ जेल में बातें चलती रही, लेकिन विधायक से सांसद तक का सफर कैसे आ गया ये समझ नहीं आया। विधायक जी ने इसको इनिशिएट किया। हाँ। और विधायक जी की मध्यस्थता को लेकर के हमें कोई दिक्कत नहीं थी और हम भी चाह रहे थे कि विधायक जी इसमें मध्यस्थता करें। हाँ। लेकिन विधायक जी हमारे जो करेक्शन थे उनको मैच्योर नहीं कर पाए। जो सांसद जी की एंट्री कैसे हुई? वो विधायक जी जब छोड़ करके बीच में ही चले गए, उन्होंने कहा मैं इसको आगे नहीं बढ़ा सकता और आपकी जो डिमांड्स हैं उन्हें पूरी नहीं करा सकता। उसके 3 दिन बाद सांसद जी की एंट्री इसमें हुई। आप लोग सांसद जी को लाए थे या सांसद जी के यहाँ से सांसद जी ने खुद ही अपने आप प्रपोज किया था हमारे लोगों को। हाँ। और हमारे लोग फिर उनके प्रपोजल पे हम लोगों से मिलने आए थे और उन्होंने फिर से उसी प्रपोजल को उठाया था और हमने उसका पूरा ड्राफ्ट बना करके उनको दिया था कि ये चीज़ें लिख करके इस तरीके से आनी चाहिए। इसमें मैंने प्रपोज किया था कि 30 जून तक इसका नोटिफिकेशन हो जाए और 15 जुलाई तक इसका फैसला हो जाए। ठीक। और इसमें ये मुद्दे कवर हो जाए। 3 हिस्सों में मैंने उसे लिखा था, डीएम लेवल का अलग, अथॉरिटी लेवल का अलग और हाई पावर कमेटी का अलग। ठीक है। अब डॉक्टर रुपेश वर्मा जब इस कमेटी के बनने के सारे रास्ते बंद हो गए तब आपने दोबारा आंदोलन की घोषणा कर दी है, लेकिन जो मनोज सिंह ने एक पत्र भेजा था चेयरमैन ने, जो अभी समय चेयरमैन है, उन्होंने कहा था कि जो शासन स्तर पर समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर लिया जाए और जो प्रशासन या शासन जो सरकार के लेवल की जो बातें हैं उसके लिए हमें जानकारी दी जाए। तो आपके लिए आंदोलन करना महत्वपूर्ण है या जो पहले चीज़ें प्रशासन और शासन के प्राधिकरण के आधार पे हो सकती हैं उनको पूरा कराना महत्वपूर्ण है? इसमें जो कमिटमेंट इन्होंने किया था ना हाई पावर कमेटी का, उस कमिटमेंट में को उसने चिट्ठी ने अपने आप ही उसको वॉयलेशन कर दिया। उन्होंने क्या लिखा है कि जो शासन स्तर पर कमेटी बननी थी उस पर हमने विचार किया और शासन ने निर्णय लिया कि शासन स्तर के मुद्दों को, यानी कि उन मुद्दों को जिन पर कमेटी विचार करती और निर्णय लेती, उन मुद्दों को शासन को संदर्भित कर दिया जाए। बाकी जो प्राधिकरण स्तर के मुद्दे हैं उन्हें प्राधिकरण स्तर पर जो है तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए उन पर निर्णय ले लिया जाए, यानी कि कार्रवाई शुरू कर दी जाए।
तो ये तो वही बात हो गई जो हाई पावर कमेटी के पहले मैडम भी कह रही थी कि हम संदर्भित कर देते हैं। नहीं, इसका एक मतलब ये भी है कि सरकार ये चाहती है कि जो आपकी 10 मांगे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 10 ही हैं या 11 हैं, लेकिन एक नंबर ले लेते हैं कि सपोज आपकी 10 मांगे हैं तो 10 में से 6 अगर सरकार के पास बैठने से पहले सॉल्व हो जाएं तो फिर सीधे बात उन बातों पे हो जिन पे सीधे बातें होनी चाहिए। तो क्या आप लोग जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं इस आंदोलन को दोबारा शुरू करने में? बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि जो असल मांगे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हम शासन को भेजेंगे। यहाँ जो असल मांग है, जो छोटी चीज़ें हैं, उन पर हमारा ज़्यादा फोकस नहीं है। हमारा फोकस है 10% प्लाट पर, रोजगार की नीति पर, 40 वर्ग मीटर के भूमिहीन के प्लाट पर, और नए रेट के रिवीजन और नए रेट के लागू करने पर। नए रेट के रिवीजन पर जरूर डीएम के स्तर से कार्रवाई शुरू हुई है और उसमें 3 एडीएम की कमेटी बनी है। आज भी उनका फ़ोन आया था और उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी है सब रजिस्ट्रार ऑफिस से, प्रपोजल जो उनका तरीका रेट रिवीजन करने का, उसमें कार्रवाई उन्होंने शुरू की है। कितने होंगे कितने नहीं होंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उस पर एक कार्रवाई शुरू हुई है रिवीजन पे। लेकिन नए कानून के हिसाब से जो बेनिफिट किसानों को मिल रहे हैं वो फिर से हाई पावर कमेटी को ही तय करना कि वो मिलेंगे, कैसे तय होंगे, तो और 10% का भी उसने ही तय करना। शिफ्टिंग के संबंध में रकबे को आधे करने की जो पॉलिसी भेज रखी है वो भी उसने ही तय करनी है। 120 मीटर का न्यूनतम साइज का प्लॉट की पुनर्बहाली होनी है वो भी उसने ही तय करनी है। तो जो हमारे मेन मुद्दे हैं जिनके लिए आंदोलन की शुरुआत हुई है वो मुद्दे हाई पावर कमेटी के मैंडेट में आते हैं, न कि प्राधिकरण के मैंडेट में आते हैं। हाँ, यदि प्राधिकरण कहता कि हम इन्हें हल कर सकते हैं, क्योंकि प्राधिकरण को स्टैट्यूट में जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट है 1976 उसमें स्वायत्त शासी संस्था है और इसकी जो बोर्ड है वो सबसे बड़ी बॉडी है। तो हमने इनसे पहले भी कहा था कि आप चाहें तो ये निर्णय अपनी बॉडी के माध्यम से ले सकते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा गुमराह करने की नीयत से या इच्छा शक्ति के अभाव में या इस चक्कर में कि हम कहीं फंस ना जाएं, हमारे खिलाफ कोई जांच ना हो जाए, या पता नहीं ये जानते होंगे क्या इनके दिमाग में रहता, तो ये हर मसले को शासन को भेजते हैं जिससे शासन स्तर पर चीज़ें लटक जाएं और मसला सालों साल चलता रहे। हाई पावर कमेटी ना बनाने के पीछे शासन की क्या मंशा है? आपको क्या लगता है कि हाई पावर कमेटी बनाने में आखिर ऐसी क्या समस्या है? मेरी समझ में नहीं आया। वो सबसे आसान काम था और उसको लेकर के ये भी नहीं था कि भाई केवल एक कमेटी तो आप बना रहे थे, वो कमेटी को क्या करना था, उस कमेटी को इन मसलों पर विचार विमर्श करना था, उस पर निर्णय लेना था। उस निर्णय में ये भी था कि भाई हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो हमें ये लगा कि भाई कमेटी तो ये बना ही देंगे, कमेटी बनाना तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, कमेटी इन मुद्दों पर विचार करेगी, विचार करके इस पर निर्णय लेगी। हो सकता हमारे पक्ष में निर्णय ले ले, हो सकता हमारे खिलाफ निर्णय ले ले, लेकिन एक रूट बना था कि भाई एक बॉडी होगी, वो बॉडी इन मुद्दों पर विचार करके निर्णय लेगी। शासन की मंशा को आप क्या समझ रहे हैं कमेटी नहीं बनाने से? बिल्कुल शासन की मंशा इन मुद्दों को हल करने की नहीं है, इससे तो यही साबित होता है। एक सवाल ये क्षेत्र में बड़ा उठ रहा है कि पीछे जो आपने आंदोलन किए उनसे जो आपकी पहचान बनी उसके बाद एक लंबा गैप आ गया और आपकी पहचान धूमिल हो गई। ये नया आंदोलन आपको पुनः पहचान प्राप्त करने का साधन है। या मैं इसको और सरल कर देता हूँ कि बीते 5 साल में आपके मुकाबले कुछ और नेताओं को खड़ा कर दिया गया, इसलिए अब आप इस आंदोलन के जरिए इन बातों के लिए अमेंडमेंट हैं और इस पूरे आंदोलन को इसलिए लगातार खड़ा रखना चाहते हैं ताकि पहचान आपकी वहीं कायम रहे। मेरे विचार में हमने जो है कभी भी यदि कोई दूसरे नेता सीन में आए हैं तो उन्हें कभी डिस्टर्ब नहीं किया और हमने उन्हें पूरा मौका दिया कि वो इन मसलों को आगे लेकर के जाएं। चूँकि वो इन्हें आगे लेकर के नहीं जा सके और आबादी आंदोलन में वो नेता हमारे साथ थे, हमारी कमेटियों का हिस्सा थे, और वो नेता केवल इस मकसद से, कोई हमारा उनका कोई विचार का मतभेद नहीं था। हमने उनसे पूछा था भी तुम क्यों अलग हो रहे हो, इससे तो बड़ा ख़राब मैसेज जाएगा। उन्होंने कहा जी हम इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, हमें तो अलग होना ही है, हमारी पहचान का सवाल है। तो वो अलग भी हुए, उन्होंने आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने की मतलब उनकी, मैं नहीं कह रहा मंशा थी, लेकिन जाने अनजाने आंदोलन जो है उस तरीके से मैच्योर वो नहीं कर पाए। चूँकि वो लगे हुए थे तो हम ये मैसेज भी नहीं देना चाहते थे बीच में कि भाई हम आकर के उनके आंदोलन को कहीं से डिस्टर्ब करें, तो हमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ,
जहाँ कहीं भी गैप होता था तो उस गैप में आकर के हम चीज़ों को परस्यू भी करते रहे, आंदोलन भी करते रहे, उठाते भी रहे। तमाम चीज़ें दस्तावेज के तौर पर हमारे पास हैं। नेशनल लेवल के आंदोलनों में, जिनमें दिल्ली आंदोलन भी है, उससे पहले और भी कई सारे आंदोलन हैं, हम लगातार कंटिन्यूअसली ये जो आपका ये फेलियर हुआ, जो आपके साथ एक MOU जैसा बना, तो वो फेलियर कर गया, इस पर आपकी सांसद सुरेंद्र नागर से कोई बात हुई है? उसके बाद जब वो शासन की चिट्ठी आ गई कि हाई पावर कमेटी नहीं बनेगी, उसके बाद सांसद सुरेंद्र नागर से आपकी कोई वार्ता हुई है? क्या उन्होंने इसे अपनी नाकामी माना है, या इस पर आपके साथ खड़े होने की बात कही है, या वो बिल्कुल इससे एस्केप कर गए? सुरेंद्र नागर जी से जैसे ही चिट्ठी आई हमने उन्हें अवगत कराया। उनके साथ 8 तारीख में हमारी मुलाकात हुई उनके ही दफ्तर में। हमने उनसे साफ साफ कहा, ये कहा भी था हमने, हकीकत में भी जेल में भी कहा था कि हमें रत्ती भर भी पुलिस के ऊपर और रत्ती भर भी प्राधिकरण के ऊपर विश्वास नहीं है। यदि आप इसमें व्यक्तिगत गारंटी के साथ आगे बढ़ते हो तो बढ़ो। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं आपको भरोसा देता हूँ, जो बातें लिखी गई हैं उनका पालन कराया जाएगा। तो हमने कहा कि ये बात आप जा कर के धरना स्थल पर भी आपको लोगों के सामने कहनी पड़ेगी। पहले वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे, पहले कह रहे थे कि मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। मैंने कि नहीं जी, हमसे काम नहीं चलेगा, आपको धरना स्थल पर जा कर के लोगों के सामने ये बात कहनी पड़ेगी। तो उन्होंने ये बात मानी, उन्होंने आकर के कही, और हमने उनसे ये बात कही कि आपको जिम्मेदारी ये लेनी पड़ेगी। और उन्होंने हमें ये भी अवगत कराया कि मैं खुद हैरान हूँ, खुद आश्चर्यचकित हूँ कि ये काम क्यों नहीं हुआ। ठीक, अब यहाँ पर ये सवाल है, जब आप ये आंदोलन दोबारा शुरू करने जा रहे हैं तो लगातार आपकी तरफ से मैसेज आए कि आपके लोगों को प्रशासन द्वारा आंदोलन में शामिल ना होने को कहा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। आपने फ़ोटो भेजे हैं और कई लोगों के नाम दिए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये सुरेंद्र नागर जी जो कह रहे हैं और जो प्रशासन कर रहा है, यानी सरकार के प्रतिनिधि और प्रशासन में समन्वय नहीं है, या वो आपको खड़ा नहीं होने देना चाहते हैं? सुरेंद्र नागर जी को हम इसमें उनकी जिम्मेदारी से, एक तो हम उन्हें एस्केप नहीं होने देंगे। आज भी जो फ़ोन आया था, CEO जो आए नए, उन्होंने हमें प्रपोज किया कि आप हमारे साथ आकर के बैठक करो और हमारे मुद्दों पर बातचीत करो। हमने उनसे कहा जी हमें प्राधिकरण पे तो विश्वास ही नहीं है, और प्राधिकरण ने अभी अभी एग्रीमेंट को ब्रीच किया है, और इसमें चूंकि बीच में सांसद थे और उन पर हमने भरोसा जताया था, तो उनके बिना कोई बातचीत इसमें संभव है नहीं। आप उन्हें बुलाइए और उनके साथ बैठ करके हम बातचीत करेंगे। और इसमें मैं ये बात साफ कर दूं, चाहे कोई नेता हो चाहे कोई अफसर हो, यदि उसने कोई कमिटमेंट किया या तो वो कमिटमेंट के साथ रहेगा, नहीं तो उसे इस बात का राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जितना हम उसको डैमेज कर सकते हैं तो पॉलिटिकली हम डैमेज करने का काम करेंगे। क्या इसको ऐसा नहीं समझा जाए कि प्रशासन या प्राधिकरण या जो अधिकारी हैं वो वापस ये चाहते हैं कि उनके चहेते नेता इस आंदोलन में आ जाएं, जिनके साथ सेटलमेंट हो जाए? अब ये तो डॉक्टर रुपेश वर्मा चूंकि रिजिड हैं, बातें नहीं बन पा रही हैं, इसलिए उनकी बातें ना मानी जाए। अभी तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस सीन में कोई अभी आने वाला है हमारे अलावा। हम लोग हैं, हम संगठित भी हैं, हम इसमें कंटिन्यूटी में भी हैं, और हम इन मुद्दों को लेकर के बहुत लॉजिकल वे में अपनी बातें रख भी रहे हैं, और हम कोई ऐसी बात भी नहीं कह रहे हैं जो हो नहीं सकती है। और अभी जो ताज़ी घटना घटी है, जिसमें 24 में आप समझौता करते हो और 5 में आप उसको तोड़ देते हो, तो ना तो पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब है, ना प्राधिकरण के पास जवाब है, ना सांसद जी के पास जवाब है। तो ये जवाब लेने के लिए कल लोग हज़ारों की संख्या में आएंगे, और सांसद जी को हमने पहले ही कह दिया, प्राधिकरण को पहले ही कह दिया कि इसमें जो समझौते में शामिल थे उनको शामिल होकर के ही बात करनी पड़ेगी और इन मुद्दों को हल करना पड़ेगा। हल करने के अलावा इसमें कोई चारा इनके पास है नहीं। ओके, तो इसका मतलब है कि कल आप आंदोलन के लिए बैठेंगे या धरना करेंगे? हम बिल्कुल पक्का मोर्चा बनाएंगे और पक्के तौर पर वहाँ बैठेंगे, और जो बातें वहाँ होंगी उसके नतीजे से लोगों को अवगत कराएंगे। मान लिया इन्होंने हमारी बात मान ली, इन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपकी हाई पावर कमेटी बना देते हैं, आप आंदोलन स्थगित करो। हम स्थगित नहीं करेंगे, पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसकी जो है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वो रियलाइज़ नहीं होएगी, तब तक स्थगित करने का कोई सवाल इसमें है नहीं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रुपेश वर्मा, जिन्होंने बताया है कि उन्होंने आज तक क्या क्या आंदोलन किए हैं और कैसे इस आंदोलन में
उनकी भूमिका रही है और कैसे वो इस आंदोलन को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए अड़िग हैं। इस बार जो आंदोलन शुरू होगा कमेटी बनने के नोटिफिकेशन के बाद ही समाप्त होगा, सीधा किसी लॉलीपॉप के साथ समाप्त नहीं होगा। अब कल से जब ये आंदोलन शुरू होगा तो देखना होगा कि प्रशासन कामयाब रहेगा या डॉक्टर रुपेश वर्मा कामयाब रहेगा। मैं आशु भटनागर एनसीआर खबर पर अपने सलाहकार संपादक राजेश बैरागी जी के साथ आपके लिए ऐसे ही तमाम मुद्दों पर नई नई जानकारियां, नई नई परिचर्चाएं लाता रहूंगा। तब तक के लिए आप हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज को लाइक कर लीजिए। किसी भी तरीके का आर्थिक डोनेशन अगर आप हमें करना चाहते हैं तो नीचे दिए यूपीआई नंबर पर कर सकते हैं।